जैसे आज भी आप देखते होंगे कुछ बच्चे माता पिता टीवी में भी दिखाते हैं कि कुछ बच्चे सारे देशों की राजधानियाँ याद हैं, सारे देशों की भाषाएं याद हैं, कि कौन सी करेंसी है सब याद है। ये ना लगवाने ये कोई बड़ा मैटर नहीं करता, आप कितना अध्ययन कर पा रहे हो। स्वाध्ययन मेरा मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि स्वाध्ययन ही सबसे अच्छी चीज़ है। कितना आप खुद सीख पा रहे हो। लोग गांधी जी के बारे में बड़ा खरा बुरा बोलते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं। कभी नहीं कहूँगा कि आप अंधेरों की तरह इस दौड़ में दौड़े रहो, इससे जीवन बर्बाद हो जाए। इससे अच्छा है कि हम कोई दूसरा काम, आना एक कला है अपने आप में, और अगर वो कला आपके पास नहीं है तो ज्ञान जितना मर्जी हो, बच्चे आपको बोलेंगे इस टीचर का समझ नहीं आता। तो ऐसे टीचर हमने देखिए अपनी लाइफ में। अगर मैं सच्ची बात कहूँ तो बच्चे को सीखने की ज़रूरत यहाँ पे थोड़ी कम है। यहाँ पे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत माता पिता हो। किसी इंसान ने शुरुआत से गिटार बजाया ही नहीं, तो इस बात को तो सोचे ना कि वो अच्छा गिटार संगीतकार बन सकता है। मतलब ही नहीं बनता, संगीत में वो जा ही नहीं सकता। लाइफ में ज़िंदगी जो है ना वो समझौतों पे चलती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट विकास शर्मा। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो अभय जी हैं। अभय जी से हम जानेंगे लाइफ के कैरियर में जो हमें रुकावटें आती हैं, जहाँ पे हमें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और सर ने किस तरह से अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर किया है। और सर का एक्सपीरियंस ना सिर्फ हिमाचल में बल्कि हिमाचल से बाहर भी सर का रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन सर दोनों ही पढ़ाते हैं। और सर से हम पढ़ाई के साथ साथ रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे, जो आज का हॉट टॉपिक है। और क्योंकि मुझे लगता है कि ये सफ़र के साथ ही की बातें हैं, और कैसे हम अपने कैरियर साथ में बना सकते हैं और एक अच्छे स्तर पर ले जा सकते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद विकास जी। सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आप टीचिंग में क्यों आए या कैसे आए। देखिए सर, ऐसा था कि शुरुआत मैंने सोचा नहीं था कभी कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में आऊँगा। घर की कुछ ऐसी मजबूरियाँ रहीं, लाइफ में कुछ ऐसी चुनौतियाँ भी आई कि मैं बोल सकता हूँ, मैं एक वर्ड यूज़ भी करता हूँ कि मैं तुक्के से टीचर बना। मतलब शुरुआत में मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू करी अपने गांव के स्तर पर। घर में वैसा माहौल था तो थोड़ी आर्थिक तंगी के कारण मैंने चलो ट्यूशन पढ़ाते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज था तो शुरू किया। लेकिन जब मैंने इसकी शुरुआत की तो धीरे धीरे मैंने सीखा और अपने सब्जेक्ट पे भी कमांड बनाई। और आज मैं बोल सकता हूँ कि मैं आया ज़रूर तुक्के से था, लेकिन अब मैं अपने उद्देश्य को यही मानता हूँ कि मैं टीचिंग में ही अब अपनी लाइफ को बिताऊँगा। बाकी चुनौतियों ने ही सिखाया कि टीचिंग करनी है, बाकी ऐसा कुछ मन से था नहीं कि कभी कि मैं टीचर ही बनूँगा। टीचर की एक अभी के पीछे सुन भी रहा था कि अगर आप एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर बनते, इंजीनियर बनते हैं, तो कुछ ही लोगों की आप नुकसान कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो कुछ ही लाइफ आप नुकसान, लेकिन एक टीचर है वो देश का भविष्य बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। और भारत जैसा ऐसा देश रहा है जो अपनी शिक्षा के लिए जाना गया है। तो आपके कुछ एक गुरु रहे होंगे, आपने सोचा हो यार ये टीचर अच्छा है या इसकी तरह बनना चाहता हूँ, तो कुछ ऐसे रहे हो? देखिए ऐसा है कि मैं किसी मतलब अपनी लाइफ का, मेरे को कोई बोले कि गुरु बताना है अपना, तो मैं किसी व्यक्ति को अपना गुरु नहीं मानता। हज़ारों मतलब ऐसे टीचर्स आए, जैसे मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने चंडीगढ़ में की थी। मतलब आप मान सकते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन में चंडीगढ़ से है। उसके बाद मैंने अपनी जो आगे की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल पे की वो मैंने हिमाचल से की, गवर्नमेंट स्कूल से की। तो आपको पता ही है गवर्नमेंट स्कूल का जो हाल है, उस हिसाब से मैंने सीखा। और फिर ग्रेजुएशन भी अपना लोकल ही की, डिग्री कॉलेज से। आप मानेंगे कि हाँ, जिस कॉलेज से मैंने डिग्री की वहाँ पे तो हमारे टीचर विंग थे, हमारे सी जो सब्जेक्ट्स हमारे थे। और मैं मात्र 3 सालों में आप मानोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 80 या 90 दिन कॉलेज गया हूँ। इससे ज़्यादा मैं कॉलेज भी नहीं गया हूँ, लेकिन साथ साथ मैं अपना इंस्टीट्यूट उन दिनों चला रहा था। लेकिन जब मैंने अपनी मास्टर्स के लिए दिल्ली गया, मैंने DU से मास्टर्स की साइकोलॉजी की, तो वहाँ पे कुछ मुझे ऐसे टीचर्स मिले और जिन्होंने फिर मेरे को काफ़ी मतलब चेंज भी लाया मेरे अंदर, और काफ़ी बदलाव मेरे अंदर समय आया। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरा कोई गुरु या कोई टीचर एक व्यक्ति ना होकर के मेरा समय है, क्योंकि मैंने समय से बहुत चीज़ें सीखी। समय के साथ ये मेरी जीवन की जो विफलताएं रहीं, मैंने शुरुआती जीवन में बहुत आर्थिक तंगी मानी या सामाजिक तंगी मानी, उनसे मैंने जूझा भी हूँ। बाद में जब मैंने अपनी लाइफ को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की तो उसमें भी काफ़ी असफलताएं मुझे मिली। फिर मैंने जब पढ़ने पढ़ाने का काम शुरू किया तो बच्चे मिले, और अगर मैं मानूँ तो मेरा सबसे बड़ा अगर कोई शिक्षक है तो वो बच्चे हैं। क्योंकि जब मैं बच्चों की आंखों में ये देखता हूँ क्लास के दौरान कि उनको मेरे प्रति कुछ जिज्ञासा है मेरे से सीखने की,
जब वो प्रश्न करते हैं, और कभी कभी ऐसे प्रश्न करते हैं जो मुझे काफ़ी गहराई में भी उतार देते हैं और सोचने में मजबूर करते हैं कि ज़िंदगी इस पहलू पे भी जा सकती है। जैसे अभी आप बैठे हैं तो मैं आप जैसे प्रश्नकर्ता को भी अपना गुरु मानता हूँ, क्योंकि जैसे आपने ये प्रश्न किया इस स्तर पे शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं क्यों टीचिंग में आया, या मैंने क्यों मतलब ये सोचा। तो मैं ये मानता हूँ कि समाज की हर कड़ी, हर समय, हर व्यक्ति जिससे आपको जो सोच में डाल दे, जो आपको गहराई में उतार दे, वो आपको आपका टीचर, आपका गुरु है। और मैं अपना सबसे श्रेष्ठ गुरु अगर किसी को मानता हूँ तो आज के समय में बच्चे को ही मानता हूँ, जो मुझे गहरे गहरे प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मुझे उत्सुक करता है और बोलता है कि नहीं आप गहराई में उतरिए। और देखिए लाइफ ऐसी है, जब तक गहराई में उतरेंगे नहीं ना तब तक गहराई का पता नहीं चलेगा, और गहराई में उतर के ही पता चलता है कि वास्तव में गहराई कितनी है। तो ये चीज़ है। गुरु हर कोई, मैं तो हर किसी को गुरु मानता हूँ, किसी व्यक्ति को मैं गुरु नहीं मानता, हर कोई गुरु। आपने जैसे मान लीजिए आपने एग्ज़ाम्स भी क्लियर किए हैं, तो जब आप विद्यार्थी जीवन में थे तब सफ़र कैसा था, या आपने वो क्या पहलू थे जो आपने अमल किए जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा अच्छे बाकियों से जल्दी वो चीज़ आपके परिणाम आए, वो कैसे थे? देखिए ऐसा है कि मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे आपको कहूँ तो मैं शुरुआती जीवन में, अपने विद्यार्थी जीवन में बड़ा होशियार बच्चा नहीं था। अगर कोई बोले कि मैं क्लास में फर्स्ट आने वाला था तो नहीं था। मैं क्लास में हाँ आराम से दूसरा या तीसरा रैंक ले लेता था, और हर साल मैंने एक मतलब क्लास पास भी की है। कोई ये नहीं कि कभी रोक लगी उस पर, एक साल में एक क्लास में पास कर लेता था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो कि आज के हमारे भारतीय अगर एजुकेशन सिस्टम को देखा जाए तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक भी है कि हमारा शिक्षा प्रणाली जो है वो हमें रट्टा मरवाने पे सिखाती कि आप रट्टा मारिए। जैसे अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, हम जब +1 +2 में पढ़ते थे तो हमें स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाती थी, तो हमें लिटरेचर केवल ऐसे पढ़ाया जाता था कि आज लेसन पढ़ा दिया, अब इस क्वेश्चन को याद करना है आपने, और हम याद कर रहे हैं। और मैं ऐसा बच्चा था कि मैंने कभी याद नहीं किया, और रोज़ाना मैं टीचर से मुर्गा बनता था क्लास में, मार भी खाई खूब, क्योंकि मेरे से याद नहीं होता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये गलत है। जैसे आज भी आप देखते होंगे कुछ बच्चे, माता पिता टीवी में भी दिखाते हैं कि कुछ बच्चे सारे देशों की राजधानियाँ याद हैं, सारे देशों की भाषाएं याद हैं, कि कौन सी करेंसी है सब याद है। क्या हो जाएगा? मतलब आप ये शो कर रहे हो कि एक आपको अच्छे तोता हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रट्टा मारना ये हुआ कि आपको एक दिखा सकते हैं कि आप तोता हो। अगर आपके पास वास्तव में इस प्रकार की मेमोरी है तो आप कुछ अच्छा याद करिए। क्यों मैं राजधानियाँ याद करूँ, क्यों मैं करेंसी याद करूँ, कुछ और याद कर लो ना। तो मैं भी ये सोचता था कि मैं क्वेश्चन क्यों याद करूँ, उसका कहाँ ज़िंदगी में उपयोग होने वाला है। तो मैं ज़िंदगी या स्कूल में जब रहा तो मैंने कभी टोपी कोई नहीं बनाई किसी सब्जेक्ट की, ना बोलिए तो मैंने बड़े क्वेश्चनों को रटा, ना कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे शुरू से आदत थी कि मैं कॉम्पिटिटिव मैथ जो होता है, रीजनिंग मैथ जो होता है, वो मैं अप्लाई मैथ क्लास में भी सोल्व करता रहता। टीचर कुछ पढ़ा, लेकिन मैं घर जाके अपना पढ़ता। मेरे घर में मेरे ताया के लड़के थे तो वो नेवी वगैरह की तैयारी करते थे, तो जब पेपर लेके आते थे उस समय तो आपको पता ऑफलाइन पेपर होते थे, तो जब पेपर लेके आना है मैंने सोल्व करने खुद, और मुझे मतलब बड़ी उत्सुक मज़ा आती थी कि ये अलग ही प्रश्न है जो स्कूल में कभी देखा ही नहीं है। तो वैसे वैसे मैंने रीजनिंग सीखी, धीरे धीरे मैथ सीखी, और कुछ ना जेनेटिकली भी होता है ऐसा। मेरे को ऐसा लगता है कि हर बच्चे में वो पावर भी नहीं होती कि आप रीजनिंग कैपेबिलिटी रखते हो। कुछ शायद से मेरी जेनेटिकल हिस्ट्री में कभी रहा होगा, इसलिए मुझे वो चीज़ें जल्दी समझ भी जल्दी आया। लेकिन स्कूल लेवल मेरा बड़ा अच्छा रहा नहीं है। कॉलेज में भी मैंने जैसे आपको बताया मेरे टीचर नहीं थे, तो मैं अगर आपको कॉलेज का इंसिडेंट बताऊं तो मेरे एक मैम थे सोशियोलॉजी के, जो कि किसी और स्कूल के मतलब प्रोफेसर थे, लेकिन हमारे स्कूल में वो आते थे कभी कॉलेज में 2 दिन लेक्चर लेने। और जब वो लेक्चर होता था तो मैं भी बीच बार कभी जाया आता था। लेकिन हमारा मिड टर्म का एग्ज़ाम हुआ, सोशियोलॉजी का था, और मिड टर्म के एग्ज़ाम में हुआ ऐसे कि मिड टर्म के पेपरों के बाद मैडम ने पेपर चेक करके क्लास में दिए। तो मुझे क्लास के एक लड़की का कॉल आता है, बोलते आ जा बे पेपर महीने आप कॉलेज आ जाओ। मैंने बोला ठीक है, और मेरे पेपर जब बच्चे के पेपर अच्छे हुए हों तो जाने की कोशिश भी करते, तो मैंने बोला ठीक है मैं जाता हूँ। और मैं कॉलेज गया तो कॉलेज जाकर के एक तरफ लड़कियों का समूह बैठा हुआ, कुछ 36 या 37 के करीब लड़कियाँ होंगी, और अकेला लड़का मैं। 3 लड़के थे सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में, वो अकेला मैं था उनमें। और मैम ने मुझे बोला, पहली बार मैम और मेरी इंटरव्यू हुई, तो मैम बोलते कि अच्छा आज आप भी आए हो महापुरुष, आप कैसे, और आप तो फेल होगे बोलते, क्योंकि आपने कभी क्लास नहीं लगाई। खूब मतलब उन्होंने बेइज्जत मुझे उस क्लास में किया, लेकिन मुझे पता था कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है। अब जब रोल नंबर, कॉलेज में नाम नहीं लिखा जाता, रोल नंबर लिखे जाते हैं, तो रोल नंबर मैम बोलते कि 19143, तो मैं बोला यस मैम। मैम बोलते 19143, मैंने मैं ही हूँ मैम। बोलते ये कैसे,
बोलते आपके एक में 15 में से 13, एक में से 15 में से 14 है, आप तो क्लास में नहीं लगवाते हो। फिर मैम उल्टा तारीफ करने लगे, बोलते ये बच्चे होते जो क्लास में नहीं आते लेकिन फिर भी मार्क्स लेके आ। तो मैंने ये देखा कि क्लास लगवाना या ना लगवाना ये कोई बड़ा मैटर नहीं करता, आप कितना अध्ययन कर पा रहे हो। स्वाध्ययन मेरा मतलब मैं ऐसा मानता हूँ कि स्वाध्ययन ही सबसे अच्छी चीज़ है, कितना आप खुद सीख पा रहे हो। हाँ, रिसोर्सेज मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, टीचर लेने हैं, लेकिन अगर आज के समय में देखा जाए मैं ऐसा मानता हूँ कि आज एक व्यक्ति को नहीं सिखा सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूल्स आज समाज में। एआई के ज़माने में मुझे बताइए कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक बच्चे को कितना फैक्ट सिखा दूंगा, कितना फैक्ट। एआई के ज़माने में, ये गूगल के ज़माने में, ये टेक्नोलॉजी के मामले में एक टीचर कभी भी इतना कंटेंट प्रोवाइड करवा ही नहीं सकता है। बच्चे के पास खुला कंटेंट है। एक टीचर आज के समय में वो है जो बच्चे को कंटेंट या नॉलेज के टूल्स दिखाए। जैसे आज एआई का ज़माना है, या आप मान लीजिए जो ऑनलाइन कंटेंट हमें मिलता है उसमें बच्चा कितना गेन करे, कौन सा कंटेंट छोड़ना है, वो बताना आज टीचर का उद्देश्य। टीचर का उद्देश्य ये नहीं है कि कंटेंट प्रोवाइड करवा, कंटेंट बच्चे के पास खुद है। तो मेरी ये चीज़ चली, और मैं पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना इंपॉर्टेंट है। छोड़ना, यस। सब देखो, मैं ऐसा मानता हूँ कि चीज़ ज़िंदगी में हर कुछ ले लेना नहीं है, बहुत चीज़ें ज़िंदगी में छोड़नी पड़ती है, और जो छोड़ जाता है ना वही ज़िंदगी में सफल हो। ये जैसे कि अब मेरी लाइफ में रहा, तो मैंने आपको बताया कि ये स्कूल कॉलेज में बड़ा अच्छा विद्यार्थी नहीं था, लेकिन मेरी रीजनिंग, मैथ्स, वो जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच थी वो मेरी शुरुआत से अच्छी रही। मैं करता था चिंतन, खूब पढ़ता भी था। और अपनी 12th के बाद मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम क्लियर किया, नेवी का एग्ज़ाम क्लियर किया। मेरी जो फिज़िकल, आप देख ही पा रहे हो कि फिज़िकली मैं इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, तो मैं फिज़िकली नहीं हुआ फिट, और शुरुआती असफलताएँ मुझे मिली। उसके बाद मैंने CGL भी क्रैक किया 2022 के अंदर, उसमें मेरा फाइनल बैच में नाम नहीं आया। फिर मैंने हाल ही में EPFO हुआ था UPSC का, उसको भी क्लियर किया। इवन मैंने 2023 में UPSC प्रीलियम भी क्वालिफाई किया था, लेकिन मेंस नहीं हो पाया था। तो चलिए ये सफलताएं मिली, लेकिन मैं ये मानता हूँ, जैसे आप बता ही रहे हो कि मूलभूत प्रश्न आपका यही है कि कैसे पढ़े, क्या करें। तो मैं ये बोलता हूँ कि आप जो बच्चे, जो लोग आज सफल हैं, उन, या आपका जो अध्यापक है, रणनीति जो बना करके वो आपको दे, उस रणनीति को अडॉप्ट करिए और वही सीखिए। और ज़िंदगी में हर कुछ पढ़ नहीं लेना है, कुछ चीज़ें छोड़नी है। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करो, जैसे हम अध्यापक है, तो जब तक मैं एज ए स्टूडेंट था, आज भी हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब तक मैं तैयारी करता था तो मैं हिस्ट्री को बड़ी डिटेल में नहीं पढ़ता था, मैं बहुत सारी चीज़ें छोड़ देता था, क्योंकि मुझे पता था कि ये बिंदु कभी पेपर में डिस्कस होगा ही नहीं। लेकिन आज जब मैं खुद हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो मैं हर चीज़ के सिक्के के दो पहलू देखता हूँ कि क्रिटिकल थिंकिंग, अगर ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे भी तो हो सकती है। और ये चीज़ें सर मुझे सीखी मैंने जाके DU में। आप मानिए जैसे लोग गांधी जी के बारे में बड़ा खरा बुरा बोलते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं, मैं भी सुनाता था जब तक मैं अपने ग्रेजुएशन लेवल पे था। लेकिन जब मैंने मास्टर्स करने DU गया तो मैंने लाइब्रेरी में जाकर के मुझे ऐसी ऐसी किताबें, ऐसे ऐसे लोग वहाँ पे मिले जो क्रीम बोल सकते हो आप। DU में क्रीम आती है पूरे देश भर की, और उनके साथ बैठ करके मुझे सीखने का मौका मिला। शुरुआत में मैं ना वामपंथी बहुत ज़्यादा था, मैंने वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, और मेरे को अपनी फिलॉसफी बिल्कुल बेकार लगती थी, और वेस्टर्न पे मैं बहुत मतलब आप मान सकते हो उसमें डूबा हुआ था। और मुझे ऐसा लगता था कि दुनिया का अंतिम सत्य अगर कुछ है तो वो वेस्टर्न फिलॉसफी है, हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है कि अगर किसी A को मैंने पढ़ा और A को पढ़ने के बाद मैं बोलूँ कि ज़िंदगी का अंतिम ये अंतिम बात ही ये है, और B को बिना पढ़े, तो ये मेरी मूर्खता है। मैं पहले B को पढूं, फिर मैं देख पाऊँ कि A और B में क्या दिक्कत है। तो आज के समय में अगर मैं बात करूँ तो मैं बहुत विचार पढ़ता हूँ। मैं आज हिस्ट्री पॉलिटी कम, मैं फ़िलॉसफी ज़्यादा पढ़ रहा हूँ। मैंने काफ़ी चिंतकों को भी पढ़ा, चाहे वो वेस्ट के हों चाहे इंडियन, ओशो को मैंने खूब पढ़ा है, कबीर दास जी को मैंने खूब पढ़ा है। अगर मैं वेस्ट में जाऊँ तो मैंने अरस्तू को पढ़ा है, जॉन डीवी को पढ़ा है। तो मैं ऐसा देखता हूँ कि आज मैं सिर्फ विचार लेता हूँ, मैं विचारधारा में नहीं बहता। क्योंकि विचार लीजिए, अगर विचारधारा में आप बह गए ना तो आप टीचर नहीं हो सकती। अगर मैं क्लास में जाकर के गांधीवाद पढ़ा रहा हूँ तो मैं गांधी को पढ़ाते वक्त भी उतना सहज हूँ जितना मैं अम्बेडकर को पढ़ाते हूँ, जितना मैं किसी दूसरे फिलोसोफर को पढ़ाती हूँ। किसी एक के बच्चे को ये महसूस ना हो कि ये सर जो हैं गांधीवादी हैं। तो ये चीज़ है। तो विचार लीजिए, विचारधारा में ना बहिए, ये जीवन है, और ऐसे ही बच्चा आगे बढ़ता है। बड़ी सारी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, हर चीज़ को अडॉप्ट नहीं करना है जब तक आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर लो। और जब आपने सोच लिया कि नहीं अब जीवन हमने इस सब्जेक्ट को देना, इसकी गहराई में जाना, फिर गहराई में उतरी, तो ये चीज़ है। एक चीज़ आती है कि
कब तक तैयारी करें? एक सवाल आता है कि बच्चे होते हैं कि 5-6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो कितना वक्त देना चाहिए एक चीज़ आते हुए? ठीक, देखिए ऐसा है ना, जैसा मैं हिमाचल को देखता हूँ, मतलब शहरों में तो मैंने ये चीज़ नहीं, मैं दिल्ली में रहा तो दिल्ली में मैंने ये चीज़ें नहीं देखी, लेकिन हिमाचल के बच्चे में गवर्नमेंट जॉब को लेकर के कुछ अलग ही क्रेज। वो इस चीज़ से मतलब इससे ऊपर जाकर के कुछ देख ही नहीं पाते हैं। जबकि मैं ऐसा बोलता हूँ कि हर बच्चे के बस की बात भी होती है वो गवर्नमेंट जॉब ले ही पाए। और आपको ये भी पता, आज देश में जिस हिसाब से बेरोजगारी का स्तर बढ़ रहा है, यो या फिर नौकरियों में जिस प्रकार की कमी आ रही है, तो ये तो मैं आप खुद ही मानिए, जैसे एसएससी की अभी मतलब फॉर्म भरे गए, तो कहा जा रहा है कि 15-20 लाख बंदों ने फॉर्म भरा है, जबकि वैकेंसी आपकी 9,000 के करीब है। तो आप खुद मानिए कितना मतलब स्ट्रगल है इसमें। अगर यूपीएससी में देखा जाए तो लाखों 6-7-11 लाख बंदे वहाँ भी फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन वैकेंसी वहाँ भी 1,000 के करीब होते हैं। तो मतलब आप खुद मान लीजिए एक सीट पर Success सक्सेस में कंपटीशन है। हम्म। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आप तैयारी करना शुरू करें तो शुरुआती फेज़ में आपको अगर ये अनुभूति हो जाती है कि आप इसके लिए नहीं हो, तो वहाँ पे समय बर्बाद ना करिए, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है। अगर मैं चलो इसको जैसे मैं खुद के लिए भी मानूँ, मेरे घर वाले मतलब माताश्री मेरे जो हैं उनका देहांत हो गया था मेरी छोटे जीवन में ही। उसके बाद कुछ पारिवारिक समस्याएं रही, मैं अपने ताया वगैरह के साथ रहा, दादी दादा के साथ रहा, और जिस हिसाब से वो मुझे मानते थे वो बोलते थे कि तू गवर्नमेंट जॉब करे तो ज़्यादा अच्छा है। और ये नहीं कि मैंने किया नहीं, मैंने उनकी इच्छाओं को थोड़ा फुलफिल करने की कोशिश भी की, लेकिन अगर नहीं मिली सफलता तो मैं क्या ही कर सकता था। साथ ही साथ मैंने टीचिंग शुरू कर दी कि नहीं, मेरे पास सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। और आज भी मुझे लोग बोलते हैं कि नहीं तू टीचिंग क्यों कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर इसमें इतना पैसा नहीं है, ये नहीं है, कल को सिक्योरिटी नहीं है, ऐसा है वैसा है। मैं मानता हूँ नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में आपको पैसा चलो मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कंपैरिजन हम कर नहीं सकते गवर्नमेंट और प्राइवेट का। लेकिन गवर्नमेंट में एक सबसे बड़ी अच्छी बात है, वो है सिक्योरिटी कि आपको सिक्योरिटी अगर 60,000 महीने का मिले तो वो महीना ही है, आप सिक्योर हो जाते हो। प्राइवेट सेक्टर का कुछ पता नहीं, जिस दिन आपसे बेहतर इंसान प्राइवेट सेक्टर में आ गया आप डिस्प्लेस कर दी जाओगे उसके लिए। तो इसमें सुधार का भी है ना, आप अपने अंदर सुधार लाइए। आप स्पेसफुल ना बने आप। देखिए जैसे कि सुधार, चलो वो मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन मैं ऐसा बता रहा हूँ कि आपको अपने आप को देखना होगा कि मैं कहाँ हूँ, जिसको बोलते हैं स्वमूल्यांकन। सेल्फ इवेल्युएशन बड़ी ज़रूरी होती है। तो उसमें क्या क्या देखे कोई? सेल्फ इवेल्युएशन में ये है कि जैसे सपोज मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ किसी भी की, तो सबसे पहले मॉक टेस्ट, उस शुरुआत के बाद मैं मॉक टेस्ट लगाना शुरू, और मुझे दिख रहा है मॉक टेस्ट में कि वो चीज़ नहीं आ पा रही। सब्जेक्ट में बच्चों को पता चलता है कि जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में बड़ी दिक्कत बच्चों को आती है, क्योंकि शुरुआती स्कूल लेवल में पढ़ाई इतनी अच्छी होती नहीं। और अगर आपको शुरुआती चरण में यह एहसास हो गया है कि आप बहुत ज़्यादा जोर लगा करके भी वो चीज़ें नहीं कर सकते जो एक मामूली से दूसरा बच्चा कर पा रहा है, तो आपको वो चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप अंधेरों की तरह इस दौड़ में दौड़े रहो, इससे जीवन बर्बाद हो जाए। इससे अच्छा है कि हम कोई दूसरा काम करें। और आज का समय गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा स्किल पर है। मैं बोलता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस हिसाब से इस दुनिया में आ रही है, क्या लगता है आपको कि कल को टीचर रहेंगे? एक लेक्चर रिकॉर्डेड है आपका, मिल जाएगा, आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आपको कोई भी स्किल सीखनी है, मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, मैं ऑनलाइन घर बैठ के सीख सकता हूँ। देखिए आजकल मैं देख रहा हूँ जैसे डीप लर्निंग जैसी चीज़ें आ गई हैं, तो आप ही हो, आप जैसा एक करेक्टर आपकी वॉइस में एआई बना के दे देगा और आपको बता देना कि कंटेंट क्या बोलना है। एआई पे बोलना तो वो बोलेगा, आप हो भी नहीं वहाँ पे, आप कहीं और आपके जैसा इंसान आपको, और कोई अगर बड़ा ही जो मतलब जिसको इन चीज़ों का पता है वो भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता ये एक्चुअल में एआई के द्वारा है या मूलभूत व्यक्ति है। तो मुझे लगता नहीं कि जिस हिसाब से चीज़ें होने वाली हैं आने वाले समय में, जैसे अगर आप एलन मस्क को देखें तो वो इंसान क्या कर रहा है, वो बंदरों में चिप लगा रहा है और वो बंदर जो है वो इंसान के जैसे गेम्स खेल रहे हैं फ़ोन में। मेमोरी यूरो के लेवल पे इतनी खतरनाक साइंटिफिक चीज़ें हो रही हैं, तो आप बताइए कि आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है। लेकिन ये नहीं कि उससे रोज़गार ख़त्म हो जाए, वो एक अलग पहलू, उसको भी मैनेज किया जाएगा, ये बातें नहीं है। जैसे शुरुआत में कंप्यूटर आए थे तो एक वो बातें आई थी कि कंप्यूटर जो है नौकरियां खा जाएंगे। कितनी नौकरियां खा गई? उल्टा मैं ये बोलूँगा कंप्यूटर ने नौकरियां बढ़ाई भी हैं, काफ़ी लोगों को रोज़गार दिया भी है। तो टेक्नोलॉजी जो जिन्होंने सीखा है, जो उस रास्ते पे चले, उनके लिए आसान। के लिए अच्छा है। तो ये है कि अगर आपको शुरुआती चरण में पता चल रहा है कि आपकी ये चीज़ें नहीं, आप इसके लिए नहीं बने हो, तो आपको छोड़ देना चाहिए। हाँ, फिर भी अगर आपको दुविधा है तो 1-2 बार परीक्षा दे भी देनी चाहिए,
अगर 18 साल है तो 20 तक अगर आपको ये एनालाइज हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 25 तक भी हो जाता है तब भी बड़ी बात नहीं है। अंततः मैं ये बोलता हूँ एनालाइज हो जाना चाहिए। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो लोग 32 33 वर्ष के हो गए और तैयारी करी जा रहे हैं, परीक्षा कोई भी नहीं बच्ची उनके पास लेकिन तैयारी कर रहे हैं। फिर कुछ लोग क्या करते हैं कि जब मतलब कुछ पढ़ लेते हैं तो वो टीचिंग में आ जाते हैं, उनको लगता है कि हम अब टीचिंग कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञान का भरमार हो जाना आपको अगर अध्यापक बना देता तो मैं मानता हूँ कि दुनिया का हर एक व्यक्ति जो कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहा है वो टीचर ही होगा। अध्यापक या एक कला है, पढ़ाना एक कला है अपने आप में, और अगर वो कला आपके पास नहीं है तो ज्ञान जितना मर्जी हो बच्चे आपको बोलेंगे इस टीचर का समझ नहीं आता। तो ऐसे टीचर हमने देखे अपनी लाइफ में। तो वो क्या स्किल्स या क्या चीज़ होनी चाहिए एक टीचर, अच्छे टीचर में? अच्छे टीचर की देखिए स्किल आज के समय में तो मैं यही बोलूँगा कि आप कम ज्ञान के अंदर बच्चों को कितना समझा पाते। नॉलेज कम होगी चलेगा, लेकिन आपको दिखाने का तरीका होना चाहिए। प्रेजेंटेशन अच्छी होनी, एग्जाम्पल अच्छी होनी चाहिए, बच्चे को डे टू डे लाइफ के साथ रिलेट करवाना चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई थी 2012 के अंदर, जिसमें ये बोला गया था कि एक बच्चे का जो टाइम है, मतलब स्क्रीन एक टाइम होता है ना जिसमें हम किसी को सुन पाते हैं, वो मात्र 35 सेकंड का रह चुका है 2012 में। और अभी हाल में 2022-23 की रिपोर्ट है, वो टाइम आप घट करके 11 सेकंड रह गए। मतलब कोई इंसान अगर आपको सुन रहा है तो केवल 11 सेकंड आपको ढंग से सुनेगा, उसके बाद आप क्या बोल रहे हो उसको कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे दुनिया में जब आप 1.5-2 घंटे का लेक्चर ले रहे हो, बच्चे को वहाँ पे बिठा के रखना और उसको ये भी करवाना कि उसको समझ भी आए, तो ये टीचर के लिए खुद ब खुद एक चैलेंज है। तो आपको वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें करनी होंगी जिससे बच्चे का इंटरेस्ट क्लास में बना रहे, आपके साथ कनेक्टेड रहे, आपके साथ कनेक्ट रहे। आपको ठहाके लगवाने पड़ेंगे। आज वो समय नहीं है कि आप ब्लैक बोर्ड से चिपके रहो, आप बोर्ड से चिपके रहो। आज वो समय है जब आपको 5 मिनट के बच्चे के पास जा करके बात करनी है, बच्चे को इंटरेस्ट करना होगा, बच्चे को बिठाना होगा क्लास में। बाकी मैं देखो खुद मैं एक टीचर तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई बच्चा मेरी क्लास में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, या फिर वो फ़ोन से लगा है, या वो सो जा रहा है, या वो बोरिड फील कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं टीचर है या मेरा फेलियर है। ऑब्वियस सी बात है कि अच्छा अध्यापक वही है जो सभी को लेकर के चले। और मेरी शैक्षिक जीवन की जब शुरुआत हुई है तो मैंने ये पाया कि कोई भी टीचर जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे होते हैं उनको कोई पढ़ा लेता है, अध्यापक वही है जो उन स्टूडेंट्स को पढ़ाए जो नहीं पढ़ रहे, जिनके अंदर पढ़ने की भावना ही नहीं है। तो ये चीज़ है। एक और चीज़ आती है सर कि बच्चे कई बार एग्ज़ाम्स दे रहे हैं ना, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आ रहा है, राइट? तो वो फिर सेल्फ रिलेशन नहीं कर पा रहे हैं कि यार प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है कि तू कर। तो उस सिचुएशन में बच्चा कैसे निकले वहाँ से? क्योंकि पेरेंटिंग एक प्रेशर है कि यार तू सरकारी नौकरी कर, तो वहाँ पे बच्चा क्या करे? देखिए इसमें अगर मैं सच्ची बात कहूँ तो बच्चे को सीखने की ज़रूरत यहाँ पे थोड़ी कम है। यहाँ पे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत माता पिताओं की। क्यों? क्योंकि आज के समय में सबसे चैलेंज है पेरेंटिंग। एक अच्छे माँ बाप बनना भी अपने आप में चैलेंज हो गया आज किसी लिए। मैंने ऐसा देखा है कि कुछ माता पिता जो अपनी लाइफ में खुद जो नहीं कर पाए वो बच्चों पर थोप देते हैं, सपने आगे दे रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थोड़ी है कि आप अपनी जो चीज़ें थी अपनी ख्वाहिशें बच्चों पे डालो। ये सही नहीं है। बच्चे को जानो, और कम से कम यहाँ पे बच्चे का भी थोड़ी चीज़ें हैं कि शुरुआती जीवन में जब माता पिता बोल रहे हैं कि बच्चे इंजीनियरिंग, जैसे हमारे मेन जो स्ट्रक्चर वो इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, IAS IPS कुछ कोर्सेज के इर्द गिर्द घूमता है, जबकि ऑप्शन दुनिया में बहुत है। आप मानोगे कि अनएम्प्लॉयमेंट की एक वजह तो चलो मैं मानता हूँ कि ये है कि कम वैकेंसीज कम है, लेकिन सबसे बड़ा बेरोजगारी का कारण ये भी है कि लोग उन चीज़ों से अवगत ही नहीं है जो दूसरे रोजगार दुनिया में है। जब सारी भीड़ एक मिनिमम सोर्सेज पे चलेगी तो कंपटीशन तो खुद ब खुद ही होगा। हम देखें कि हमारे सबसे ज़रूरी बात है एक व्यक्ति के लिए कि हमारे व्यक्तित्व के अनुरूप क्या है, कि मैं किस चीज़ के लिए बना हूँ। इस चीज़ का रियलाइजेशन करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और अगर ये रियलाइज़ आपको हो जाता है तो माता पिता के साथ बात करिए। अगर हम पॉडकास्ट ही आज कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये बातचीत ना बड़ी ज़रूरी हो चुकी है। जैसे हम शुरुआती चरणों में क्या होता था कि बच्चा, या जब हम बचपन में थे तो हम बात भी करते थे, हमारे दोस्त होते थे, हम मित्र मंडली होते थे, हम बैठते थे ग्रुपों में, सर्दियों के दिनों में हम आग जला के बैठ रहे हैं। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हम देश के मुद्दों पे बात करते, लेकिन हम बात करते थे। लेकिन आज के समय बच्चा बात नहीं कर रहे। आज के समय बच्चा फ़ोन है,
वो चीज़ें उसके अंदर बन ही नहीं पा रही। तो मैं ये बोलूँगा कि आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि बातचीत से बहुत ज़्यादा मैटर जो है वो सॉल्व खुद ब खुद भी हो जाता। पेरेंट्स इतना नहीं, आप पेरेंट्स को समझाइए ना कि मम्मी मेरे से नहीं होगा, क्यों इंजीनियरिंग मेरे पे थोप रहे, क्यों डॉक्टर थोप रहे, नहीं बना हूँ मैं इस चीज़ के लिए, मैं कुछ और अच्छा कर लूँगा लाइफ में। ज़िंदगी में कुछ हार्श डिसीजन आपको लेने पड़ते हैं। गीता में कहा गया है, जब श्री कृष्ण अर्जुन जी को कहते हैं, बोलते हैं कि इंसान को हमेशा अपने अनुरूप ही कार्य करना चाहिए। हमारे माता पिता क्या सोच रहे हैं, हमारी मित्र मंडली क्या सोच रही है, इस सोच को नहीं, क्योंकि अगर हम उनके अनुसार जीवन को लेकर के चलते तो हमारा जीवन हमेशा संकोच में रहेगा, हमारा जीवन हमेशा भ्रम में रहेगा। और अगर हम अपने अनुसार करते तो कम से कम चलो सफल नहीं भी हो पाएंगे, लेकिन इस बात का रिग्रेशन नहीं रहेगा कि हमने काश कर लिया होता। नहीं किया या कर लिया हो। तो ये तो मैं कैसे उस चीज़ का एनालाइज करूँ यार कि मुझे ये कार्य मेरे लिए अच्छा है, ये कार्य मेरे लिए अच्छा, ये वो कैसे मैं एनालाइज कर सकूँ कि यार मैं अच्छा फुटबॉलर बन सकता था, या अच्छा मान लीजिए पॉडकास्ट में जा सकता था, या म्यूज़िक में जा सकता था, या अच्छा एथलीट बन सकता था, या फिर अच्छा म्यूजिशियन बन सकता था। वो कैसे वो देखिए जैसे सपोज किसी इंसान ने शुरुआत से गिटार बजाया ही नहीं, तो इस बात को तो सोचे ही ना कि वो अच्छा गिटार बना संगीतकार बन सकता है, मतलब ही नहीं बनता, संगीत में वो जा ही नहीं सकता। जो बंदा कभी बचपन से खेला ही नहीं, दौड़ा ही नहीं, वो कभी ये ना सोचे कि मैं प्लेयर या एथलीट बन जाऊंगा। समझे बात? कहने का भाव ये है, आज के समय में मैं ये मानता हूँ कि बच्चे की रुचि जिस चीज में है, जहाँ टाइम स्पेंड कर रहा है, जहाँ टाइम स्पेंड, जहाँ रुचि है, उस चीज में ये अपना जीवन देखे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आज के समय में माता पिता बोल सकते हैं कि बच्चा ये काम कर रहा है, ये अच्छा नहीं है, पर मैं नहीं मानता इस। हर चीज अच्छी है, अगर बच्चा अपनी रुचि पर कार्य करेगा तो वो जरूर जिंदगी में सफल। देखो एक चीज़ है कि कार्य किया, लेकिन एट लास्ट ये चीज़ आती है कि उस चीज़ को मोनेटाइज नहीं कर पाते। मोनेटाइज का अर्थ है जैसे मान ली मुझे गिटार बजाना अच्छा आता है, मुझे सिंगिंग अच्छी लाती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मेरे को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाते हैं, तो वो भी एक दिखता नहीं है कि यार इसका फ्यूचर क्या है। देखिए ऐसा होता है ना लाइफ में, ज़िंदगी जो है ना वो समझौतों पर चलती है मेरे अनुसार ही। जैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं था टीचिंग में, मैंने बताया ही आपको, मेरा था कि मैं डीसी वगैरह किसी यूपीएससी की दीक्षा लेकर के डीसी वगैरह लगूँ, मतलब सोच थी शुरुआत में, अच्छी है, आज भी कर रहा हूँ ऐसा, तैयारी नहीं, ये नहीं कि तैयारी छोड़ दी, तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन टीचिंग में अब मैं खुश हूँ। आपको हमेशा प्लान बी रखना होगा, और हमारा व्यक्तित्व दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक हमारी जेनेटिक्स जो हमारी हेरिडिटी रही, दूसरा हमारा आस पड़ोस का इन्वायरमेंट। अब अगर मेरा इन्वायरमेंट में आर्थिक तंगी रही है तो मैं स्टार्टअप करने का कैसे सोच सकता हूँ, ये मैं बिजनेस खोलने का कैसे कर सकता हूँ, मुझे बहुत समस्या आएगी। किसी दूसरे व्यक्ति जिसके पास पैसा है तो उसके लिए वो चीज़ें आसान है, तो आसान होंगी थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा अपनी परिस्थिति को, परिस्थिति का आंकलन करना बड़ा जरूरी है। ज़िंदगी में बड़ा कुछ छोड़ना पड़ता है हमें, हम जो बचपन में सोच के चले थे वैसे नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें हैं, रुचि है, लेकिन अगर आपको लग रहा है आप अफोर्ड नहीं कर सकते, वो चीज़ें छोड़नी पड़ती है, उसको फिर एज अ हॉबी चलाइए। कुछ सोचिए कि जिसमें मैं काम कर सकता हूँ। आज के समय में पैसा कमाना मुश्किल है ही नहीं, हर कोई पैसा कमा ले रहा है, लेकिन बात ये है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कमा पा रहे हो। कोई कम कमा रहा है, कोई ज़्यादा कमा रहा है। ज़्यादा वो कमा रहा है जिसने समय रहते अपनी रुचि और अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में एक समझौता करके चीज़ें बनाई कि नहीं मेरे इस मैं जो रुचि ये रखता हूँ ये नहीं हो सकता, तो बड़े सारे लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व की उसने। बिल्कुल ओपन सी बात है, हो सकता है। और ऐसा नहीं, देखो ह्यूमन नेचर ऐसा, हम कोई भी काम कर सकते हैं, इंसान जो चाहे वो कर सकता है। हाँ कुछ इसमें एक्सेप्शन है कि कुछ चीज़ें नहीं की जा सकती, जैसे बोला तो जाता है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है, ये ऐसा भी नहीं है। एक स्तर के बाद चीज़ें नहीं होती। जैसे मैं चाहूँ मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, अगर लगा लूँ जोड़ में नहीं बन सकता क्योंकि मेरे पास अमेरिका की सिटीजनशिप नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ना चाह करके भी नहीं कर सकते, तो चीज़ें आपको देखनी होंगी। तो वही चीज़ें ऐसी लाइफ में कि जब लग रहा है कि ये चीज़ नहीं होने वाली तो आप शिफ्ट करिए। और ये चीज़ मैं बोलता हूँ पेरेंट्स को भी देखना चाहिए, थोड़ा बच्चों पर चीज़ों को जोर ना डालें, देखें कि क्या आसानी से बच्चा अचीव कर सकता है। भीड़ में ना जाए, एकांत सबसे बेस्ट है। एकांत में जाइए, कुछ ऐसा करिए जो समाज नहीं कर रहा, जो सब कर रहे हैं वही आप करोगे तो फिर मुश्किल होगी, फिर कंपटीशन तो होगा ही होगा। तो ये चीज़ देखो एकांत आपने बात की, एक शब्द है एकांत में व्यक्ति दो ही बार जाता है, या लॉनलीनेस जब अकेलापन होता तब, या फिर बड़ी खुशी होती है व्यक्ति को, या फिर जब वो एक स्तर के बाद खुशियाँ पा चुका होता है उसके बाद वो सोचता है कि आप सब कुछ पा चुके हैं तो अब
लेकिन अभी जो हम एकांत देख रहे हैं, अभी जो एक डिप्रेशन का जोन देख रहे हैं साइकोलॉजी में आप, तो क्या रीज़न देखते हैं आपके, किस वजह से लोग डिप्रेस्ड हैं या मैं एकांत उसमें हैं? विकास जी आपको बताऊं तो मैंने खुद एनजाइटी की दवाइयाँ खाई हैं और लगभग आप मानोगे तो 1.5 साल मेरा ड्यू, मैं दिल्ली में जब था तब भी मैंने दवाई की शुरुआत वहीं से की थी। जोनल में आकर धर्मशाला से भी मैंने दवाइयाँ खाई हैं। आप मानोगे मुझे रात को नींद तक नहीं आती थी, मैंने नींद की पिल्स तक खाई और अंततः मैंने खुद ही खुद को रोका कि नहीं भाई तू तो एडिक्टेड हो जाएगा, तेरे को तो नींद भी तब आ रही जब तू दवाई खा रहा है। तो मैंने रोका खुद को। देखो एनजाइटी ऐसी है, मेरे अकॉर्डिंग एनजाइटी क्या है कि हम जब बहुत सुहाने सपने देख लेते हैं जीवन में और जब वो सुहाने सपने पूरे नहीं होते ना, तब एनजाइटी होती है। एनजाइटी और डिप्रेशन अलग चीज़ें हैं। एनजाइटी का जब चरम आ जाता है तब इंसान डिप्रेशन की स्टेज में आता है। डिप्रेशन बहुत बात की चीज़ है, शुरुआत में एनजाइटी के लक्षण आती है। और एनजाइटी से कैसे बचा जा सकता है उसके लिए मैंने जो मतलब यूज़ किया वो मैंने ये किया। देखो आप कितना भी अच्छा क्यों ना कर लो, आप सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं हो पाओगे। कोई ना कोई आपसे ऊपर हमेशा रहेगा ही रहेगा और कोई ना कोई आपसे नीचे भी हमेशा रहेगा। आपका जीवन मध्य में है और लाइफ की खूबसूरती जो मध्य में रह करके है ना, वो ना एक्सट्रीम पे है ना ही बॉटम लेवल पे है। आप ये देखिए समाज में कि कितने लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत दयनीय कंडीशन में है। हम सोने के लिए हमारे पास घर है, शेल्टर है, खाने के लिए 3 समय खाना भी मिल रहा है, हमारा एक अपना परिवार है, अपने भाई है, बहन है, बीवी भी है, जो भी है चीज़ें हैं। और कुछ लोग ऐसे जिनके पास 3 समय का खाना खाने का मतलब बदौलत नहीं है ना, फिर उनके पास रहने सहने की जगह है, माता पिताओं से बिछड़ चुके, अपने परिवार से बिछड़े हुए हैं, लेकिन वो लोग उन कंडीशन में रह करके भी बहुत अच्छा करके दिखा रहे हैं। और हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, उन रिसोर्सेज के होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे, तो ये कमी हमारी है और फिर एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ईश्वर के द्वारा या नियति के द्वारा आपको जो भी मिला है, जो भी दिया गया, उन रिसोर्सेज का उपयोग करके अपने आप के बारे में कुछ सोचिए तो कुछ अच्छा करिए, एंजाइटी नहीं हो। तो लक्षण क्या होते हैं, मान लीजिए कि क्या कैसे मैं पता कर सकता हूँ या कि मैं डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, क्या है, मुझे कुछ है? देखिए ऐसा है, एंजाइटी जैसे आप डॉक्टर साइकोलॉजी के अनुसार चले तो उसमें तो बहुत सारे पहलू होते हैं। उसमें ये होता है कि आप बेवजह परेशान रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपको खुशी महसूस ही नहीं होगी, आप चाहोगे कि आप मतलब चाहते हो कि मैं ग्रुप में रहूं, आप चाह करके भी नहीं रह सकते, आपको अकेले रहना बहुत पसंद है और भूख नहीं लगती है समय पर, आपका कुछ करने का मन नहीं करता, आप दिल करे रहा है कि मैं पढ़ूं लेकिन पढ़ नहीं पाओगे, मतलब एक जगह डूब भी नहीं सकते, सबके बीच रह भी नहीं सकते, मतलब अजीब और गरीब कंडीशन होती है। और जब इसी का थोड़ा पीक पे चले जाए तो आपको खुद को हार्म करने का मन भी करता है, वो फिर डिप्रेशन की श्रेणी आती है। उससे पहले तो एंजाइटी, तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। नींद नहीं आएगी, रात को नींद आएगी तो ओवर थिंकिंग इस लेवल पे होगी कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है आपके साथ, मतलब बहुत बुरा हाल उन दिनों होता है, मतलब आप खुश नहीं रह सकते। बस ये चीज़ें मेन यही है। जो आजकल जैसे युवा अवस्था की बात करूँ या हम भी उसी दौर में हैं, तो रिलेशनशिप में हैं लोग, है ना, और कई बार होता है कि हम ब्रेकअप जल्दी हो गया या किसी से ज़्यादा लगाव हो गया, तो उस स्थिति में क्या करे कोई, या किसी से लगाव ज़्यादा हो गया है या फिर किसी ने छोड़ दिया है, राइट, और कुछ एक बातें हैं जो हम शेयर भी नहीं कर सकते किसी से, राइट। कई बार ये होता है कि यार मजाक बनने का डर होता है, पेरेंट्स से बात कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो एक लगता है कि यार जनरेशन गैप है, हम क्या बात करें, भाई बहन से फिर बात नहीं होती है कि पता नहीं क्या बोल देंगे, दोस्तों में ये यार कि कल कोई मजाक बना देगा, राइट। दोस्त भी वो अगर आपको गाइड करते भी है तो वो भी उतने मतलब नॉलेज वाले जितने आप हो, जितने नॉलेज का स्तर आपका उतना आपके दोस्त का होगा, वो कोई तो उस स्थिति में क्या करे कोई, मतलब देखिए अगर प्रेम प्रसंग की बात की जाए तो आज के समय में अगर प्रेम का देखा जाए तो वो लेवल रहा नहीं है। आजकल प्यार कुछ अलग ही चीज़ है। पर जिस प्रकार से मैं देख सकता हूँ, जैसे आपके समय में तो आप मेरे से बड़े ही हो तो आपने देखा भी होगा, आपके समय में तो एक लड़का लड़की जैसे समाज में बातें होती है, अगर माता पिता के समय आपने देखा तो एक लड़का लड़की अच्छे दोस्त नहीं हो सकते, ये बहुत धारणाएं चलती थी, एक अच्छे दोस्तों कभी हो नहीं सकते, उनके बीच पक्का कुछ ना कुछ है रिलेशनशिप। लेकिन आज अगर आप देखते हो तो आपने ऐसे बच्चे बच्चियाँ देखे होंगे जो रिलेशनशिप में भी नहीं है, दोस्त मतलब दोस्त सिचुएशनशिप आप बोल सकते हो, आज की भाषा ऐसी है,
लेकिन वो उस सिचुएशनशिप में रह करके उस स्तर की बातें कर रहे हैं जो प्रेमी प्रेमिका हमारे टाइम में तो नहीं कर पाते थे। पर ऐसा मुझे लगता है कि माता पिता उस समय तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते। तो आप देख पा रहे हो इस चीज। तो आजकल लव क्या, मुझे खुद दुविधा है, मतलब अलग ही लेवल है। लेकिन फिर भी अगर आप माने कि प्यार क्या है, तो मैं ये बोलता हूँ कि प्यार बहुत खूबसूरत चीज़ है। अगर आप देख पाए, मतलब किसी सही इंसान से अगर हो जाता है तब तो आपकी ज़िंदगी बन जाती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको वो मिल ही जाएगा। सही इंसान चुनना भी तो मुश्किल है ना। बिल्कुल क्यों नहीं। देखिए, बोलते हैं कि प्यार एक बार होता है, ऐसा नहीं है। प्यार एक बार नहीं, प्यार 1000 बार भी हो सकता है, लाखों बार भी हो सकता है। देखो, मैं ऐसा मानता हूँ कि साइकोलॉजी के अनुसार बोल रहा हूँ मैं इसका आंसर, कि अगर दुनिया की प्यार भले बात कीजिए, पहले अट्रैक्शन होती, और दुनिया भर की अगर 100% अट्रैक्शन को मैं लूँ ना, तो 99% अट्रैक्शन जो है वो 1-2 महीने में ख़त्म हो जाती है। इससे ज़्यादा चलती नहीं है। और जो चल गई है ना, वो फिर लव है। क्योंकि एक्चुअल में होता क्या है, हम किसी का पर्सोना देख करके, बाहरी पर्सोना देख करके उस पर फिदा हो बैठते हैं, फिदा हो जाते हैं। वो अट्रैक्ट हुआ है, हम प्यार नहीं हुआ, हम अट्रैक्ट हुए हैं। और हम उसे मान लेते हैं कि ये तो मेरा है और मैं इसका हूँ। इसके बाद मतलब क्या है, ये तो इतना खूबसूरत चेहरा है, इसको भगवान ने मेरे लिए बनाया है, ये अगर मेरा नहीं हुआ तो ये किसी का नहीं हो सकता। इस प्रकार की चीज़ें हम सोचते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। फिर बाद में होता है कि आप रिलेशनशिप में आते हो, कुछ समय के बाद चीज़ें लगती हैं कि नहीं यार, हम एक दूसरे के लिए कंपेटेबल नहीं है। फिर ब्रेक डाउन होता है, ढूंढते हैं, दोनों अलग जाते हैं। अब दिक्कत किसको आती है? दिक्कत उसको आती है जिसने लगाव, उम्मीद की थी, जिसने मतलब जो ज़्यादा डूब चुका था उस चीज़ में, उसको दिक्कत होती है। लेकिन आज की जनरेशन में आप देखोगे तो ये चीज़ें बड़ी कम है। लड़के थोड़े ज़्यादा फेस कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। लड़कियाँ थोड़ी बड़ी प्रैक्टिकली हो गई हैं। और ये एक्चुअल में वैसे भी है कि अगर आप देखेंगे दिमाग के स्तर पर, तो दिमाग में हम लड़के जो हैं वो 50 ग्राम लड़कियों से ज़्यादा है। हमारी मेंटल एबिलिटी लड़कियों से थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि हम वैसे भी मतलब उसके माप में ज़्यादा है लड़कियों से, इतना वॉल्यूम ज़्यादा है हमारा। लेकिन अगर दिल के मामले में देखा जाए, जैसे इमोशंस जो है वो दिल से जोड़े जाते हैं, तो लड़कियां दिल के मामले में हमसे थोड़ी ज़्यादा हैं, इसलिए वो इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। बात ये भी होती है कि उनको अपने शुरुआती जीवन में वो सारी चीज़ें पहले सिखा दी जाती हैं जो कि लड़का नहीं सीख पाता। लड़का किससे बात करे? अगर मैं बात करूँ, मैं एक लड़का हूँ, इसलिए नहीं बोल पा रहा क्योंकि मैंने ये चीज़ें फील की है। एक लड़का इमोशनली बहुत अकेला होता है। एक लड़की अपने एक समय के बाद अपनी मम्मा से जा करके बात कर सकती है इस बारे में, लेकिन लड़का नहीं कर पाता। लड़का अगर पापा से जाके पूछेगा तो मार पड़ेगी, मम्मी से पूछेगा तो पापा को शिकायत होगी, भाई बहन से कर नहीं सकता। अगर बड़े छोटे हैं तो वो कितने नॉलेजेबल होंगे। बचती है दोस्त, तो दोस्त भी उतने ज्ञानवान है जितने आप। तो सही इन्फॉर्मेशन बच्चा ले कहाँ से? फिर बच्चा इंस्टाग्राम, आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इंस्टा से देखता कि जैसे वो कर रहे हैं वैसे हम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर जैसे एक चंद पंक्तियाँ हैं, बोला गया है कि तारुफ अगर रोग बन जाए तो उसको छोड़ना बेहतर। तारुफ मतलब आज के समय में क्या बोल सकता हूँ मैं, इंट्रो उर्दू का शब्द है कि अगर किसी से इंट्रो हुई है आपकी, तो अगर वो रोग बन गई है तो आपको उसको छोड़ना होगा। टॉक्सिसिटी नहीं, मतलब वो बन जाता है आज के समय में। तो तारुफ अगर रोग बन जाए तो उसको छोड़ना बेहतर। ताल्लुक अगर बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसको अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना बेहतर। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी से आपकी इंट्रो हुई और वो बोझ बन चुकी है तो आपको उसको छोड़ देना चाहिए। तो इंट्रो कैसे बोझ बनेगा? इंट्रो ऐसे बोझ बनती है, जैसे सपोज हम देखो, ऐसा होता है कि जब किसी से मिलते हैं ना, लड़कों का मैं अपने तौर पे कह रहा हूँ कि जब किसी लड़की से हमारी इंट्रो होती है तो हम अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाने की कोशिश कर देते हैं। उसको लड़की को पाने के चक्कर हम बहुत अच्छा दिखाते हैं, वास्तव में हम वैसे होते नहीं। मुखौटा पहन के बाद एक मुखौटा है, और लड़की भी अपने आप को ऐसा दिखाएगी। लेकिन आप जब मिले हो ना तो आपने एक छवि देखी है, लेकिन जब आप रिलेशन में आ गए ना तो आप एक्चुअल में उस छवि को डिटेल मतलब डेप्थ में जाकर के देख पाते। जैसे मान लीजिए मैं किसी लड़की से मिला, तो शुरुआत में मेरी लड़की से बात हुई, हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, किसी दिन हम मिलते नहीं हैं, हफ्ते में एक दिन मिल लिया। कितनी देर के लिए मिलेंगे? 2-3 घंटों के लिए। और जब हम मिल रहे हैं तो मैं भी खूब बन सज धर के जा रहा हूँ, लड़की भी खूब मेकअप वगैरह करके आ रही है। अब उस मेकअप वाले चेहरे को मैं देख रहा हूँ, मैं उससे प्रभावित हूँ बहुत ज़्यादा। लेकिन कल को सोचिए मेरी शादी हो गई उसके साथ। अब शादी हो गई तो मैं उस चेहरे को भी देखूंगा जो विदाउट मेकअप है। मैं उसकी वो चीज़ें भी देखूंगा जब मेरे सामने आ रही है तो वो बातें बड़ी अच्छी अच्छी कर रही है, लेकिन अब मैं उस समय वो बातें भी उसकी सुनूंगा जो छिपाई गई थी। जो छिपाई गई। और वहाँ पे फिर हमें असली छवि जब इंसान की नज़र आती है तो फिर हमें लगता है कि नहीं,
हमने कुछ गलती कर दी, तो ऐसी इंट्रो हो जाती है। और आपको देखो, मैं ऐसा मानता हूँ, किसी रिश्ते में अगर आप आए हो और कुछ महीनों के बाद अगर आप उसको छोड़ देते हो, उस रिश्ते के टूट गया है, तो ये बेहतर भी है एक समय के लिए। क्यों? क्योंकि समय के बाद अगर आपको ये फील हुआ कि आप एक दूसरे के लिए बने नहीं हो और आपने एक दूसरे को छोड़ दिया है, तो सही नहीं है। क्यों इन फ्यूचर आप सालों उसमें बिता दो, उस टॉक्सिसिटी में बढ़ा दो, ना आप खुश हो ना वो खुश है, ना आप एक दूसरे से वो चीज़ें कर पा रहे हो, तो फिर क्या वो तो एक लेट वो कैसे करें मतलब? लेट गो। देखिए ऐसा है ना, अगर देखा जाए तो प्रेम की भाषा में तो हम बोल सकते हैं कि एक सच्चा प्रेमी कभी लेट गो कर नहीं पाता। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ किरदार जीवन में ऐसे आते हैं जिनको आप कभी भूल नहीं सकते, याद रहते हैं वो। लेकिन मैं ये सोच लूँ कि उस एक व्यक्ति के बिना मेरा जीवन ही नहीं है, तो ये गलत है। वो फिर मैं किसी दूसरे के साथ गलत करूँ ना करूँ, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ ज़रूर गलत करता। हाँ, प्यार है तो ठीक है, मैं मानता हूँ प्यार होना भी चाहिए और आप उसको भूलने भी नहीं चाहिए, कि अगर प्यार था तो वो नहीं भूले, लेकिन अपना जीवन बर्बाद ना करिए। जैसे कबीर सिंह जैसी मूवियाँ जब समाज में आती हैं, मुझे तो वो मतलब बिल्कुल भूमि अच्छी लगती नहीं है। किस प्रकार की, आपको क्या लगता है उसको लेकर के? जैसे कबीर सिंह जैसी मूवियाँ, क्या लगता है, आप अच्छा मानते हो उनको? वो कुछ एक किस्से हो सकते हैं कि सिर्फ एक किरदार के लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया है। नहीं है इस ना, वो चीज़ मेरे को भी ऐसा लगता है। फिर वो बच्चे जब देखते हैं तो बच्चे तो बच्चा है, उन चीज़ों से प्रभावित हो, फिर ऐसा ही होना चाहिए, फिर ऐसा ही होना चाहिए। फिर मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा ही होना चाहिए, फिर मेरे वो लिए कहता सब है कुछ कि छोड़ गया। नहीं, अब मैं नशे में जाऊंगा, मैं बीड़ी पीऊंगा, सिगरेट, क्या हो जाएगा उससे? जो जा चुका है वो एक्चुअल में जा चुका है। और एक बात बताऊं, जो जाता है वो उस दिन नहीं गया जिस दिन उसने आपको मना किया, वो बहुत पहले जा चुका। फंसे आप थे, दिक्कत हमेशा उसी इंसान को होती है जो उसमें फंसा रह जाता है। तो समय मतलब वो तो आपका पहले छोड़ के चला गया। जा चुका है, तो आप फंसे हुए हो। मेरे साथ ऐसा हुआ, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ। मैं एनजाइटी ऐसी कहाँ हो जाती है लड़के को, कोई कारण तो रहते हैं, लेकिन एक इसके लिए भी है कि आपको सोचना होगा। जैसे अगर हिस्ट्री में मैं थोड़ा सा जाऊँ तो गौतम बुद्ध, आप सुना होगा, तो गौतम बुद्ध जो थे वो 32 वर्ष की आयु में, अगर मैं ठीक बता पा रहा हूँ, तो 32 वर्ष की आयु में जब उनकी शादी भी हुई थी, एक छोटी संतान उनकी थी, तो वो घर को छोड़ के चले जाते हैं। और उनकी बीवी जो यशोधरा है, वो बहुत दुखी होती हैं। और दुखी होती हैं कि उसका पति जो है उनको बिन बताए चला गया। नहीं, इसलिए नहीं कि वो बिन बताए चला गया, वो इसलिए दुखी है कि वो एक बार बात तो करता मेरे से कि मैं किसी महान काम के लिए जा रहा हूँ, तो मैं नहीं रोकती। यशोधरा ऐसा लिख रही है, ये प्रसंग है हमारे काव्य में। तो अगर कोई व्यक्ति आपको अपने महान कार्य के लिए छोड़ के जा रहा है, तो उसको अगर जा रहा है तो सही है, क्योंकि किसी व्यक्ति को मैं बांध के क्यों रखूँ जब वो एक अच्छे स्तर के एक महान रास्ते पे जा रहा है। ये बिन तो अलग है। दूसरी बात ये आती है कि अगर कोई आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, आप जबरदस्ती उसको रोक रहे हो, तो आप रोक तो लोगे, लेकिन आपने उसका शरीर रोका है, आत्मा नहीं रोक पाए। वो एक जिंदा लाश आपके पास है, और एक जिंदा लाश क्यों रखनी है अपने पास? और जो इंसान आपको छोड़ के जा रहा है उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी, ऐसे क्यों एक वजह रही होगी को। उसकी शब्द है, बोलते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। तो वो वजह है कि कोई ना कोई मजबूरी इंसान की रहती है, ऐसे कौन छोड़ के जाए। एक और चीज़ आती है, मान ली मैं किसी को चाहता हूँ, इस सिचुएशन, मान ली मैं किसी को चाहता हूँ, वो किसी और को चाहते हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मतलब चाहना और पाना अलग चीजें हैं। या मैं उसको, अब मान लीजिए स्थिति ये है, मुझे भी कोई, मैं भी किसी को चाहता हूँ और मुझे भी कोई चाहता है, तो मुझे किसकी तरफ बढ़ना चाहिए? अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि सही कौन रहेगा आपके? जी, है ना? आप जिसको चाहते हो वो आपको चाहता है या ये नहीं, ये भी एक स्थिति ये है कि मैं किसी को चाहता हूँ, और एक स्थिति ये है कि मुझे को चाहता है। ठीक है। देखिए ऐसा है ना, जैसे आप उस किसी को चाहते हो, तो आप ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते कि वो भी आपको चाहे, ये ज़रूरी है भी नहीं। और दूसरी स्थिति ये है कि आपको कोई चाहता है, लेकिन आप उसको चाहते या नहीं चाहते वो अभी पता नहीं है। ये चीज़ मैं बोलूँगा कि वो ज़्यादा अच्छा है जो आपको चाहता। क्यों? क्योंकि उसमें ये है कि इंसान आपको चाह रहा है, तो कल को हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी आपके साथ हों कि जिससे आप उससे प्रभावित हो जाएं। जैसे कि आपने ऐसा देखा होगा, जैसे मेरे शुरुआती जीवन में एक लड़की आई, मेरा रिलेशनशिप भी रहा उसके साथ, बाद में वो उसकी शादी हो गई, क्योंकि हमारे समाज की ऐसी हालत है, लड़का जब तक सेटल होता तो हमारी प्रेलिकाओं के बच्चे तक हो जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि कम से कम 6-7 साल छोटी के साथ ही बातचीत चले, वो ज़्यादा अच्छी है। तो उसके बाद मेरे द्वारा किसी लड़की से इंटरव्यू हुई,
और मेरी बातचीत भी हुई। हाँ, वो कभी रिलेशनशिप नहीं बन पाया, ये बात है। हम एक सिचुएशनशिप में थे, लेकिन हम वो हर बात करते थे जो एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए। लेकिन मैं उसमें गहरा पड़ चुका था, वो इतनी सीरियस नहीं थी उस चीज़ को लेकर, क्योंकि उसने जब हमारी बातें अलग हुई तो वो तुरंत गिव अप कर गई, लेकिन मैं नहीं कर पाया और शायद मैं आज तक नहीं कर पाया हूँ। तो ये मैं मानता हूँ कि मैंने ऐसा देखा कि वो लड़की मुझे नहीं चाहती थी, लेकिन मैं उसको चाहता था, वो बात बनी नहीं। और जो मेरा शुरुआती लक्ष्य पहला रिलेशनशिप था, उसमें लड़की मुझे चाहती थी लेकिन मैं उसको नहीं चाहता था, और वो रिलेशन हमारा 6-7 साल भी चला और दूसरा 1 साल भी नहीं चल पाया। उसमें मैं चाहता था, वो नहीं चाह पाती। तो ऐसा है कि कोई इंसान अगर आपको चाह रहा है तो कल को जब आप उसको साथ रहोगे तो हो सकता है आपके मन में उसके प्रति प्रेम बढ़ जाए, क्योंकि वो आप पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में आप उसको चाह रहे हो, वो आपको नहीं चाह रहा, आपको उसके साथ की जरूरत पड़ेगी, वो तो आप नहीं कर सकते ना। लेकिन इस पक्ष में ये है कि आपको कोई चाह रहा है, आप उसको चाह सकते हो, वो तो आपके उसमें है। तो इंसान खुद को बदल सकता है, दूसरे से तो नहीं करवा सकता ना कुछ। तो ये मैं मानूंगा कि कोई अगर आपको चाह रहा है तो आप उसके साथ जाइए, तो वो ज़्यादा अच्छा। देखो, ये सिचुएशन साथ में पैरेलल है, क्योंकि हमें पेरेंटिंग भी चाहिए, हमें रिलेशनशिप भी होता है, हमारा कैरियर भी है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस करके या प्रायोरिटी किसको दें कि लाइफ में हम अचीवेबल हो जाएं, क्योंकि अगर कैरियर नहीं होगा तो उस रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनल सपोर्ट नहीं होगी तो मुझे लगता है कैरियर भी उतना अच्छा नहीं होता है। तो वो कैसे बैलेंस करके थोड़ा सा चल पाए? देखिए, ऐसा है ना, जिंदगी में हर किसी का एक प्राइमरी काम है। जैसे मेरा प्राइमरी काम है आज के समय में है टीचिंग करना। सेकेंडरी काम मेरे बहुत सारे हैं, हो सकता है मैं किसी से बात करता हूँ, उसके बाद बात भी करनी है, फैमिली को समय देना है, गेम्स भी खेलनी है, और भी बहुत सारी हॉबीज़ इंसान की होती है, हर कुछ है, उन्हें सारे सेकेंडरी काम है। लेकिन प्राइमरी काम मेरा है टीचिंग, जो मेरे प्रोफेशन आज के समय में है। तो सर, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर मेरे सेकेंडरी कामों की वजह से मेरा प्राइमरी काम खराब नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ बहुत अच्छी आपकी चल रही, चलाई रखी, सब करेगी। लेकिन जिस क्षण मेरे सेकेंडरी कामों की वजह से मेरा प्राइमरी काम खराब होने लग पड़े तो आपको ज़रूरत है उन सेकेंडरी कामों को रोकने की या उनको छोड़ने की। वो सेकेंडरी प्राइमरी क्या हो सकते हैं, हम इजी लैंग्वेज में कैसे समझाएं? देखिए, ऐसा होता है कि एक बच्चा, जैसे आप 18-19 साल के बच्चे को लीजिए, तो आप उसको कितना भी जोर लगा लीजिए पढ़ाई पे, अगर उसका जब तक खुद का मन नहीं करेगा वो नहीं पढ़ेगा। उसको मेन इंटरेस्ट किस में होता है? आजकल 18-19 साल के बच्चे का इंटरेस्ट है रिलेशनशिप में, फ़ोन गेम्स वगैरह खेलने में। तीसरा, नशा अगर वो करता है, सोसाइटी अगर है तो नशे में। आप जितना मर्जी कर लो, जितना मर्जी समझा लो, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दे लो, वो बच्चा उन चीज़ों को करेगा ही करेगा, क्योंकि उन चीज़ों की तरफ वो अट्रैक्ट है। इसको लेकर के एक बहुत अच्छी पंक्ति मुझे याद आ रही है, बोलते हैं, फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, पहले शुरुआत में खिलौना, माशूका, रुतबा, फिर खुदा। मतलब लाइफ के फेजेस हैं। आप शुरुआत में, जैसे मैं अपना बचपन का इंसिडेंट बताऊं, तो मैंने शुरुआत में एक बच्चे का सर फाड़ दिया था। किस लिए? कि मेरा एक बर्थडे था, तो बर्थडे में मुझे किसी मेरे मामा जी के दोस्त जी ने एक एरोप्लेन दिया था, और मेरे पड़ोसी ने उस एरोप्लेन का एक पर जो था वो तोड़ दिया। और मैं सचिन तेंदुलकर का बड़ा तगड़ा फ़ैन था, मैंने अंदर से बैट लेके आया और सर पे पटाखा ले लिया। बेचारे को लगी, काफ़ी खून वगैरह भी बहा उस समय। और आज भी मेरे रिलेटिव उस बात पे हंसते हैं मेरी कि देखो, इस बच्चे ने उस समय खिलौने के लिए बच्चे का सिर ही फोड़ दिया, जो कि आज मुझे मूर्खता लगती है। लेकिन वो फेज़ था, उस समय मैं खिलौने की तरफ इतना अट्रैक्ट था कि मेरे लिए उससे बढ़ करके कुछ जीवन में है ही नहीं। उससे बड़ा हुआ तो मेरे लाइफ में दूसरे खिलौने आए, जो है किसी की लाइफ में आते हैं, वो फिर थोड़े रियल वाले खिलौने होते हैं, फिर हम उसके प्रति खेलते हैं। कोई बोलता है उसके बारे में कुछ तो हमें चुभ जाता है कि नहीं, ऐसे कैसे बोल दिया। फिर जब वो खिलौनों से दिल उभर जाता है, आप पास हो जाते हो, तो फिर आप आते हो अपने रुतबे पर। फिर वो बातें आ जाती है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। फिर जब रुतबा भी बन जाता है इंसान का, तो रुतबे के बाद फिर सब कुछ जब हो जाती हैं चीज़ें, तो इंसान बोलता है कि अब थोड़ा सा जीवन धर्म या स्पिरिचुअलिटी की ओर जिए। तो वो चीज़ है कि खिलौने, माशूका, रुतबा और रुतबा, और ये लाइफ के फेजेस हैं, और इन फेजेस को एंजॉय करना भी ज़रूरी है। अगर मैं बचपन में, जब मेरा समय है खिलौनों के साथ खेलना, कुछ समय मैं किताबें पढ़ करके कुछ चिंतन करने बैठ जाऊँ, तो मेरे को लगता है मेरा बचपन खराब होगी। मान रहे हो ना? हर जीवन, हर समय, हर चीज़ एक किसी चीज़ के लिए बनी हुई थी, और अगर आपने वो चीज़ें उस समय में नहीं की तो कब करोगे? अगर आज जो चीज़ें मैं आज कर पा रहा हूँ, ये मैं 70-80 साल में नहीं कर पाऊंगा। ऑब्वियस बात है, वैसे तो हम एक उम्र के होंगे इतनी, लेकिन अगर हो जाते तो मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ें मैं आज कर पा रहा हूँ ये कभी कर पाऊँगा। वो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, अपने अंदर सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ें हैं। और आपका जो क्या प्रश्न क्या था कि
कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाए। तो बैलेंस तो यही है कि आपको प्रायोरिटी तो सेट करनी पड़ेगी, अपना प्राइमरी और सेकेंडरी बता रहे प्राइमरी सेकेंडरी बनाना पड़ेगा कि क्या प्राइमरी है क्या सेकेंडरी है। और प्राइमरी अगर सही चल रहा है सेकेंडरी भी चलाई रखिए, अगर सेकेंडरी की वजह से प्राइमरी खराब हो रहा है तो छोड़ दीजिए। मैं बच्चों को ये बोलता हूँ अक्सर, जब भी बच्चे बोलते हैं मेरे स्टूडेंट्स तो यही है कि प्राइमरी सेकेंडरी बनाइए, प्राइमरी काम आपका क्या है। और ये बच्चे को सोचने दीजिए, आप ना बताइए किसी को कि आपका प्राइमरी काम है, बच्चे को सोचने दो कि उसका प्राइमरी क्या है, कि दुनिया को सोचने दो उसका प्राइमरी काम क्या है। अगर किसी का प्राइमरी काम यही है कि उसको लड़की से बात करनी है तो ठीक है भाई, उसका प्राइमरी है, वो समय बता देता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो समय सिखा सकता है वो ज़िंदगी में कोई नहीं सीख सकता। आप किसी को कितना भी सिखा लो, आप कितना भी बता लो, जब तक वो खुद पे उस चीज़ों से नहीं जूझेगा वो कुछ नहीं सीख सकता। तो ये चीज़ें हैं। एक और चीज़ आती है कि पढ़ाई भी है, रिलेशनशिप भी है, मान लीजिए अच्छा है बुरा है, या पेरेंटिंग है। एक वक्त के बाद हम बाहर जाते हैं, जब हमें आज़ादी मिलती है बच्चों को, तो सबसे पहले वो चीज़ आती है कि यार नशे में पड़ जाते हैं। तो उसमें कैसे उस चीज़ से निकला जाए, उससे कैसा बचा जाए, मतलब वो चीज़। देखिए ऐसा है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि बच्चा नशा करता क्यों, इस चीज़ पे भी थोड़ा प्रश्न है कि क्यों, कि कोई बीड़ी फूक रहा है या सिगरेट पी रहा है तो उसको देख करके मैं भी सिगरेट पीना शुरू कर दूँ, बीड़ी पीना शुरू कर दूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि शुरुआती लक्षणों में हर बच्चे को पता है कि नशा गलत चीज़ है, लेकिन फिर भी वो बच्चा पढ़ रहा है तो क्या वजह रही होगी, ये भी तो सोचने वाली बात। मैंने जैसे इससे पहले भी आपके साथ एक बात की कि इंसान का व्यक्तित्व दो चीज़ों पे ही डिपेंड करता है, कि जेनेटिकली और एक इन्वायरमेंट, कि कैसे एम्बियंस में वो रह रहा है, कैसे माहौल में वो रह रहा है। जो बच्चा किताबों के इर्द गिर्द है ना, वो चाह करके भी किताब छोड़ नहीं पाए, और जिसकी परवरिश शुरू से नशे में, बीड़ी सिगरेट शराब में हुई होगी ना, वो चाहे इन फ्यूचर में नशा करेगा करेगा, इस बात का 80% चांस है। क्योंकि माहौल बहुत हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो सबसे पहले पेरेंट्स के लिए ये है कि बच्चे को इतना पैम्पर्ड ना करो शुरुआती जीवन में, उसे घर से बाहर ही ना निकालो। बड़े आज के समय आप देख रहे हो, मुझे तो दिखता ही नहीं कि बच्चा कुछ खेल पा रहा है। हम छोटे थे तो हम कितना कुछ खेलते थे, छुपन छुपाई, पकड़म पकड़ाई, स्टापो, लड़कियों वाली गेम, लेकिन हमने वो भी खेली हुई है। क्रिकेट खेलते, आजकल बच्चा कहाँ है। आजकल हम जैसे मान लो हम स्कूल में दोस्तों से मिलते थे, 9 से 3 बजे तक मिले, दोबारा अगले दिन 9 बजे ही मिलते थे जागरूक। क्यों? क्योंकि फ़ोन नहीं था हमारे पास, हमारा कोई टाइप नहीं था। आज का बच्चा स्कूल में मिल रहा है बच्चे से, कॉलेज में मिल रहा है बच्चे से, रात में भी उनके पास फ़ोन है जिससे वो कनेक्ट रह रहे हैं बच्चों के साथ, वो तोड़ ही नहीं पा रहे उस बॉन्ड को, और दोस्त नहीं बन पा रहे। समझ लो बात को। तो चिंतन का तो समय ही नहीं है, वो उसी चीज़ की। अब स्कूल में उन्होंने बात की सिगरेट से रिलेटेड, क्या हम ऐसा सब पीते हैं, वो अब स्कूल में पी नहीं सकते थे। अब शाम को जब वो फ़ोन के कनेक्ट है तो कहीं मिलने का प्लान बनाएंगे, वहाँ जाकर पिएंगे। मैं ये मानता हूँ कि बच्चे के शुरुआती जीवन में उसको ये बता दो कि सही क्या है गलत क्या है, इसका आंकलन करना बड़ा जरूरी है। पैम्पर्ड ना करे, ये ना बोलो कि बच्चे बीड़ी नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, या उसको घर से बाहर ही ना निकालो, दोस्तों में ना डालो। एक बात याद रखना, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बच्चा शुरुआत से बड़ा पैम्पर्ड रहा होगा उसके बिगड़ने के चांस सबसे ज़्यादा। क्यों? जब वो बाहर निकलता है ना तो वो ये देखता है आज़ाद, ये तो कभी है ही क्या, नया बाजार खुलता है ना उसके लिए। तो जब शुरू से बच्चे ने देखा होगा ना तो नहीं। जैसे मैं तो ऐसा मानता हूँ, कल को वैसे मेरे शादी को लेकर बड़ा चांस है नहीं, लेकिन इन फ्यूचर में हुआ, क्योंकि हर चीज़ तुक्के से होती है जीवन में। तो अगर ये भी तुक्का लग गया मेरा, तो मैं तो अपने बच्चे को, अगर ड्रिंकिंग का हुआ एक समय के बाद, मैं खुद घर पे करवा दूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो बाहर करेगा, कर तो आज के समय में हर कोई रहा है, बस ये है कि छुपाते हैं। जिसका पता लग गया वो गलत है, चोर तो वही है जो पकड़ा गया, जो नहीं पकड़ा गया वो तो साधु संत है। तो मैं ऐसा मानूंगा कल को अगर मैं फादर बनता हूँ तो मैं तो अपने बच्चे को स्वयं घर को बैठा करके अपने साथ खिला लूँ, अगर मैं पीता हुआ तो। अगर मैं नहीं पीता तो बच्चे को मैं बता पाऊंगा कि मैं क्यों नहीं पीता और तू भी देख। और अगर मैं पीता तो मैं बच्चे के साथ एक पैग लगा लूँगा। क्यों? क्योंकि वही चीज़ अगर बच्चा बाहर जाके करेगा और किसी दूसरे व्यक्ति से मुझे पता चलेगा तो मुझे ज़्यादा दुख होगा। जो बच्चा मेरे साथ ही घर में कर पा रहा है तो उसको बाहर करने की क्या आवश्यकता है। स्मोकिंग वगैरह बतानी पड़ेगी, स्मोकिंग नहीं करनी है, ड्रिंकिंग कभी कभार होगी तो ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बैरियर लगाने पड़ते हैं, एक समय के बाद बताना पड़ता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। मैं ऐसा मानता हूँ एक लिमिट में कोई चीज़ गलत नहीं, और अति हर चीज़ की बुरी है। हर चीज़, किसी भी चीज़ की अति अच्छी हो ही नहीं सकती। पढ़ने की अति कोई अच्छी है? कितने लोग हमने ऐसे देखे जो पागल ही हो गए पढ़ के। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती, लिमिट में हो तो सब अच्छा है, ये चीज़ है। आपका एक्सपीरियंस रहा हो कुछ जो आप शेयर करना चाहें कि
ये दौर भी आता है लाइफ में, या फिर आप अपनी लाइफ लर्निंग्स कुछ ऐसे शेयर करना चाहते हो? देखिए, लर्निंग में अगर मैं शेयर करना चाहूँ, या क्लास के कुछ किस्से जो बच्चों को आप बताना चाहें, या कई बार होता है कि हम बता नहीं पाते हैं, क्लास में ऐसी बातें होती हैं, या फिर बहुत से बच्चों से हम रिलेशनशिप मतलब बात करना चाहते हैं। देखिए मैं ऐसा मानता हूँ आज के समय में मेरी जो मतलब जीवन शैली है वो बच्चों के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो मैं तो अपनी लाइफ में बच्चों में ही ढूंढता हूँ थोड़ी बहुत। बड़ी ज़्यादा एज मेरी भी नहीं हुई है, लेकिन अब वो स्पोन इसमें मिलता है तो कर रहे हैं। आपकी लाइफ पता नहीं कहाँ लेके जाएगी। तो मैं ये बोलता हूँ कि बच्चों को, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे हैं वो छोटी उम्र के नहीं हैं, स्कूलिंग के, मैं स्कूलिंग को पढ़ाना ज़्यादा पसंद भी नहीं करता हूँ। को ऐसा लगता है कि जिस स्तर पे मेरी चीज़ें बातें हैं वो बातें उन बच्चों तक मैं पहुँचा नहीं सकता। अब जेबीटी का जो टीचर है वो डीजीटी को नहीं पढ़ा सकता, डीजीटी वाले लेक्चरर नहीं बन सकते, लेक्चरर प्रोफेसर नहीं बन सकते, हर किसी का एक दायरा है। तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो ज़्यादातर +2 बाद के होते हैं, 12th के बाद के कोचिंग लेवल के जो बच्चे हैं। और उन बच्चों की मूल समस्याएं जो हैं वो सबसे बड़ी रिलेशनशिप को लेकर के हैं, दूसरी है तो नशे को लेकर के है, तीसरी अगर है तो गलत सोसाइटी को लेकर के है। मैं ऐसा मानता हूँ कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे जो रिलेशनशिप में भी नहीं है, जो नशे में भी नहीं है, लेकिन गलत संगति में, मतलब ऐसी संगति में जो नशे कर रहे हैं, जो रिलेशनशिप ऐसे बस बैठे हैं, बस बैठे हैं। दोस्त पी रहा तो मैं बैठा हूँ साइड में। अब वो बंदे बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, मैं कर तो नहीं रहा। ठीक है, वो कैसे हो सकता है? चोर का दोस्त भी तो चोरी हुआ है, बेशक वो चोरी नहीं करता। मान रहे हो ना इस बात पे? तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको अपने बारे में सोचना होगा कि वास्तव में हमारा जीवन किस लिए बनाया है, हम किस लिए इस दुनिया में आए, हमारी मम्मी पापा हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। एक और चीज़ साथ में आती है कि गोल सेटिंग या अपना भविष्य का वो स्तर कैसे करें, एक चीज़ अपना फ्यूचर सेट कैसे करें, जनरली जैसे बात आती है। देखो ये ऐसा है ना, एक्चुअली ये समस्या बच्चों की है, ये समस्या हमारे एजुकेशन सिस्टम की है। हमारा एजुकेशन सिस्टम ही जनरली हम बात कर सकते हैं कि अब मान लीजिए हमने किसी को बताना है कि यार आपका गोल 5-10 साल में या एजुकेशन, ये चीज़ आप जल्दी पा सकते हैं, तो वो कैसे पा सकते हैं, तुम कैसे बताएं उनको? ये जैसे स्टूडेंट को अगर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर, कॉम्पिटिटिव है, लाइफ में बेहतर इंसान बनना है। अच्छा जैसे कि देखो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि एग्ज़ाम, मान लीजिए आप एग्ज़ाम पास हुए चाहे नहीं हुए, आखिर आप एक अच्छे व्यक्ति बनने चाहिए, आप किसी भी स्तर में हैं। ठीक है, मैं मान गया, समझ गया। मैं ये कहता हूँ शिक्षा का उद्देश्य हमारे समाज में जो है वो है नौकरी पा लेना, जबकि मेरा उद्देश्य नहीं, जो कि मैं ले भी नहीं पाया नौकरी, इसलिए मैं मानता हूँ। और 19th सेंचुरी के अंदर अमेरिका में एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए, जॉन डीवी करके उनका नाम। उन्होंने कहा कि एजुकेशन इज़ नॉट अ प्रेपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज़ अ लाइफ इन इटसेल्फ। कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं है, शिक्षा जीवन है। हमारे समाज में शिक्षा जीवन की तैयारी बनाई हुई है कि हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जीवन को तैयार करना है। शिक्षा है नहीं जीवन के लिए, शिक्षा तो जीवन है, लाइफ है, वो आप उसको जिए। और सबसे बड़ा हमारा शिक्षा का उद्देश्य अगर कुछ होना चाहिए वो होना चाहिए कैरेक्टर बिल्डिंग। हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए कि लोग अगर हमारे साथ खड़े हैं तो वो हमें सुनना पसंद करें, हमारे साथ रहना पसंद करें, हमसे लोग भागे नहीं। हर कोई नौकरी नहीं ले सकता। जैसा आज हमारे समाज की धारणा पता क्या है कि जो डॉक्टर नहीं बन पाते, इंजीनियर नहीं बन पाते या IAS IPS नहीं बन पाते, वो टीचर बन जाते हैं, टीचर पर टीचर होते हैं। ऐसे शब्द हमारे समाज में हैं। और मैं मान सकता हूँ सोच का फर्क है, क्योंकि बोलते हैं ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। अब सुंदरता जो देखने वाले की नज़र में, कोई चीज़ कितनी सुंदर है ये चीज़ डिसाइड नहीं करती, ये हमारी नज़र डिसाइड करती। तो टीचर इसलिए कोई बनता है, जैसे मैं टीचर तो बना क्योंकि मेरे पास कुछ अनुभव है अपने लाइफ के, कुछ मेरे को जो विफलताएं मिली अपने शुरुआती जीवन में मिली, कुछ मेरे जो लेसन है लाइफ को लेकर के, मैं उन लेसन्स को बच्चे के साथ साझा कर सकता हूँ, एक रणनीति बनवा सकता हूँ कि एक सही रणनीति होनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात होती है किसी भी चीज़ में कूद नहीं जाना, छलांग नहीं लगा देनी, चीज़ को समझना है पहले फिर छलांग लगानी है। अब कुएं की गहराई के लिए मैं कुएं में छलांग लगा दूँ, तैरना मुझे आता नहीं है, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। हमें किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले उस युद्ध की रणनीति तय करना हो कि क्या किया जाना चाहिए। उस युद्ध की हर चीज़ की ज़रूरतें होती है, उस ज़रूरत की, उस युद्ध की मांग क्या है, उस मांग को देख, उस मांग पे काम। अब कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, हर कुछ पढ़ने शुरू हो जाते हैं। नहीं भाई, देखो ना सिलेबस क्या है, पुराने पेपर देखो, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, किस सब्जेक्ट पे काम करने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, सोर्सेज क्या रह सकते हैं, किस टीचर से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें करनी होगी आपको। और सबसे बड़ी बात, जब बार बार विफलताएं मिलेंगी
तो धैर्य नाम की चीज रहेगी। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ विद्यार्थी जीवन में, विद्यार्थी तो छोड़िए, एक जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट गहना ही धैर्य है। कबीरदास ने कितना अच्छे कहते हो, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। मतलब हर बड़ाहट में मत सोचो कि मिल जाए। पेशेंस, वो धैर्य कैसे लाए? मान लीजिए बहुत समय से कुछ कार्य हो ही नहीं रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3 पायदान करे जाने मेहनत करे जा रहा है, लेकिन हो नहीं रहा है, फिर वो धैर्य कैसे लाए कोई व्यक्ति? देखिए मैंने आपको ये बताई ना कि जैसे पढ़े नहीं रहे हैं अंत तक, धैर्य तो है, लेकिन जैसे मान लीजिए मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, 6 अटेम्प्ट मेरे पास है। पहला अटेम्प्ट मेरा फेल हुआ, दूसरा अटेम्प्ट हुआ फेल, तीसरा अटेम्प्ट फेल हुआ, तो 3 पेपर करते करते मुझे ये एनालाइज तो हो गया कि कमी कहाँ रही, और मुझे ये भी एनालाइज होगा कि मैं उन कमियों को पूरा कर सकता हूँ या नहीं। अब स्तर पता लग गया, लग जाता है पता है, ये जरूरी, ये तो सबसे बड़ी बात है स्व मूल्यांकन। अगर कर लिया तो बच गया, और नहीं कर पाए तो 6 अटेम्प्ट मैं दूंगा, और 6 अटेम्प्ट करते करते मेरी एज भी नहीं बची, मैं दूसरे चीज़ों से भी पिछड़ गया, अब क्या करूँगा? तो ये तो मैंने अपने साथ गलत कर लिया। तो ये किसी ने नहीं कहा है कि ताउम्र युद्ध ही लड़ने हैं, एक समय के बाद युद्ध लड़ना बंद करने होते हैं। आर्मी वाले भी तो रिटायर कर देते हैं आपको, उन्हें भी रिटायर कर सकते हैं ना कि नहीं अब आप नहीं लड़ सकते। तो ये एक चीज़ की एक सीमा, एक उम्र होती है, और सबसे बड़ी बात होती है अनावश्यक युद्ध नहीं लड़। हम दुखी इसीलिए हैं, मैं बोलता हूँ इस दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख इस वजह से है कि हमने लाइफ में अनवांटेड वॉर लड़ रहे हैं, अनवांटेड बैटल लड़ रहे हो। बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ हैं जिनको छोड़ा जा सकता है, अब उन छोड़ा जा सकता था। छोड़ा जा सकता था, अगर उनको छोड़ दिया होता तो शायद आज हमारा जीवन बहुत अच्छा होता।